गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा प्रकाश का विद्युत प्रभाव चैप्टर 13 था ये। तो हम लोगों ने तीन क्लास पढ़ ली इसकी। आज हम चौथी क्लास से चौथे लेक्चर से मिलेंगे और 5वें लेक्चर में चैप्टर आपको 100% जितना हमारे सिलेबस में वो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छे से ईमानदारी से नोट्स लिख के और दीपावली तक इस चैप्टर को ज़ोरदार से तैयार करो। जब भी आप मिलोगे तो मैं आते ही पूछूंगा आपसे, और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बताओगे। बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लो। बेटा मैं ये कह रहा था कि लास्ट टाइम में आप और हम लोग है ना ये पढ़ रहे थे, देखो इसको मिटाया भी नहीं मैंने, आइंस्टीन, ऐसे सर बोला सर ने, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। धीरे धीरे देखो आराम से। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। बेटा ऐसे एक सवाल था, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, दिस इज द क्वेश्चन। ये एक छोटा सा सवाल था हमारे पास। तो इसको हम प्रूव तो कर चुके थे पिछले पीरियड में, बिल्कुल आराम से कर लिया था। और भी आपको ज़रूरत होगी तो सर बताएंगे आपको। बेटा ये था आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, न्यू माइनस न्यू नॉट, बस ये वाला जो हम पिछले पीरियड में इसको डिराइव कर चुके, और बहुत इजी सा था ये, तो इसमें कुछ था ही नहीं। तो आज आपने कहा सर ये तो हमें समझ आ गया। आज प्रश्न छोटा सा ये है आपके और हमारे लिए कि आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण को निरोधी विभव के रूप में व्यक्त करो। निरोधी विभव वह ऋणात्मक विभव था जिस पे प्रकाश धारा का मान 0 हो जाता है। देखिए मैं आपको पुरानी याद दिलाऊं, आजकल पूरे चैप्टर में अपन ऐसे प्ले कर रहे हैं। ये देखिए फोटॉन आते हैं, ये इससे इलेक्ट्रॉन पैदा हो जाते हैं। इसको आप धातु सरफेस कहते हैं, धातु पृष्ठ कहते हैं। अभी मैं ये भी बता दूंगा कौन से धातु लेते हैं, थोड़ा सा वेट करें आप। अब मुझे आपसे एक बात करनी है। बेटा एक कलेक्टर प्लेट थी, एनोड प्लेट। एनोड प्लेट को जब अपन धन विभव देते थे, यस धन विभव देते थे, तो परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा उत्पन्न होती थी। अगर मैं इसको ऋण विभव देता हूँ तो आपने कहा सर ऋण विभव देंगे तो परिपथ में प्रकाश धारा का मान 0 हो जाता है। पढ़ने वाले बच्चे अच्छे बच्चे होते हैं कि बार में समझने का प्रयास करते हैं। बेटा इलेक्ट्रॉन गति ऊर्जा कितनी होती है बताओ, 12 mv²। अब बताओ आपने इसको निरोधी विभव दिया, निरोधी विभव को V0 से डिनोट करते हैं, V0 से डिनोट करते हैं। तो बताओ आपको कितना काम करना पड़ा, EB0, तभी तो परिपथ में प्रकाश धारा का मान 0 हुआ था। अरे मेरे दोस्त अब बताओ, काम बराबर कार्य बराबर होता है आवेश इंटू विभवांतर। आवेश कौन है E, विभवांतर कौन है निरोधी विभव। तो EB0 इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा के क्या हो जाता है, बराबर। तब परिपथ में प्रकाश धारा का मान कितना हो जाता है, 0। तो आपने कहा सर आप सवाल क्या पढ़ा रहे हो। बेटा आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण को सर निरोधी विभव के रूप में व्यक्त करते हैं। अब आप डायरेक्ट लिख देना, आपके नोट्स में लिखा है, बड़ा अच्छे से लिखा है। हम जानते हैं कि, बिल्कुल अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि, बस। वैसे तो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, बट एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा हम और भी पढ़ा रहे हैं आपको, जो बुक में इनडायरेक्टली दे रखा है। थोड़ी सी बात और भी पढ़ाएंगे, फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। क्या क्या करना है इस चैप्टर में ढंग से, वो सर पूरी चीज़ बता रहे हैं। तो देखो हम जानते हैं कि, बड़े प्यार से देखना बेटा, एक फार्मूला हमारे पास होता है 12 mv² = EB0। यू कैन वॉच इट, EB0। बेटा देखो ये और ये तो बराबर है, तो आपने लिख दिया EB0 = H न्यू माइनस न्यू नॉट, H न्यू माइनस न्यू नॉट। निरोधी विभव V0 = H/E इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। बेटा ये देखो, तो आपने क्या किया, आइंस्टीन समीकरण को निरोधी विभव के रूप में व्यक्त कर दिया। आइंस्टीन समीकरण को स्टॉपिंग पोटेंशियल के फॉर्म में व्यक्त कर दिया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण को निरोधी विभव के रूप में व्यक्त करो, तो दिस इज योर आंसर, यू कैन लर्न इट। फीड कर लो अच्छे से, कतई भी टफ नहीं है बेटा, दोनों को बराबर ही तो किया हमने, और कौन सा नया काम किया है। एक सवाल आपके माइंड में है, मेरे भी है,
मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूँ इसको मैं बिल्कुल रफ करने जा रहा हूँ। आप अच्छे से देखो, ये सब सर ने मिटा दिया। आइंस्टीन समीकरण मिटाने जा रहा हूँ, आपको लर्न हो गया होगा। ये देखो, ये आइंस्टीन समीकरण को आपके किसके रूप में लिखा है? निरोधी विभव के रूप में। ये भी सर मिटाने जा रहे हैं। यस, तो आपने कहा सर नया सवाल क्या है? थोड़ा सा टफ लगेगा, एग्ज़ाम में बहुत कम आता है, आप लोग टेंशन नहीं करेंगे। बट पढ़ने वाले बच्चे चीज़ें पर ध्यान नहीं देते कि आता क्या है क्या नहीं आता है। यस, तो बेटा मैं ही कह रहा था, एक मिनट आप गौर से देखें, बड़े प्यार से देखें। चलो बस। प्लांक स्थिरांक एक एच होता है, अभी धीरे धीरे याद कर रहे हैं आप लोग। प्लांक स्थिरांक का परिकलन करना है अपन को। बेटा आज ये बता रहे हैं सर कि सबसे पहले प्लांक स्थिरांक जो एच होता है ना, ये इसकी वैल्यू कहाँ से आती है ये करना है। तो आपके नोट्स में एक सवाल सर ने लिखा है बड़ा शानदार तरीके से कि निरोधी विभव व आवृत्ति के मध्य आरेख बनाकर ग्राफीय विधि से प्लांक स्थिरांक का मापन कीजिए। ग्राफीय विधि से प्लांक स्थिरांक का मापन कीजिए। चलेंगे अपन, ध्यान दो। यस, समझने का प्रयास करना। या सर डायरेक्ट लिखेंगे, आपको मैनेज करना पड़ेगा, धीरे धीरे देखना पड़ेगा। हम जानते हैं कि बड़े आराम से देखें आप। आपने कहा सर अभी पढ़ा था आपने निरोधी विभव। बेटा हमें सीखना है कि निरोधी विभव अभी आपने पिछले प्रश्न में पढ़ा था। यू नो वेरी वेल, एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। रिलैक्स। प्लांक स्थिरांक, आवृत्ति, देहली आवृत्ति, निरोधी विभव। बेटा ये इक्वेशन अभी पढ़ा है आपने, और इसमें निरोधी विभव का ऐसे था शायद आपका एच अपॉन कौन था? ई इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। वही बात ई लगा दिया सर ने। बेटा इक्वेशन आपको लर्न होना चाहिए, डायरेक्ट भी लर्न होना चाहिए। आप सेटिस्फाइड हैं, से आपने निकाल लिया इसको। आज हम एक ग्राफ बना रहे हैं सर, निरोधी विभव व आवृत्ति के मध्य आरेख। निरोधी विभव व आवृत्ति के मध्य आरेख। ये देखो बेटा, इस एक्सिस पे तो अपन लेंगे निरोधी विभव, इस एक्सिस पे लेंगे अपन आवृत्ति। ध्यान दो, इस एक्सिस पे क्या लेंगे अपन बताओ? आवृत्ति। तो इसके बीच में अपन को ग्राफ बनाना है। आपने कहा सर बनाइए। बेटे ग्राफ बना दिया। याद रखो, लाइफ में कोई भी ग्राफ बनाते हैं ना अपन, बिना कोऑर्डिनेट के कभी कोई ग्राफ नहीं बनता बच्चे। ये देखो, आपको पता है ग्राफ कभी जीरो से स्टार्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि धातु सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन देहली आवृत्ति के बाद होता है, ना कि उसके पहले। तो आप बताओ, इसके बिना कोऑर्डिनेट के नहीं बनता। आपने तो कहा था ये सब कोऑर्डिनेट बेटे इसके, ये लो कितने भी मान लो, 2 4 6। अब आपने कहा सर ठीक है, आज इस ग्राफ की हेल्प लेके और आपको प्लांक स्थिरांक का मापन करना है। ये फार्मूला आपने डायरेक्ट लिखा है, जो हम लोगों ने पढ़ भी लिया और हम जानते भी हैं। देखना ग्राफ को बेटा, ये ग्राफ का अपन स्लोप निकालें, झुकाव निकालें, तो कोई भी 2 बिंदु ले लिए सर ने। आप भी देखो बेटे, आवृत्ति के 2 बिंदु है, एक न्यू1 मान लें, एक न्यू2 मान लें। और यहाँ पे अपन एक ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं। ABC एक ट्राइंगल है बेटा, ये ABC एक ट्राइंगल है। इसका एंगल क्या ले लिया आपने? थीटा। बेटा इधर की तरफ इसको मैच कराओ। 2 कोऑर्डिनेट लिए अपने, कोई से भी 2 कोऑर्डिनेट, डरना मत। बताओ इन दोनों के अंतर को निरोधी विभव का अंतर कह दें, क्योंकि अभी निरोधी विभव के 2 पॉइंट मान लेते हैं आप। ये लो, ये रही निरोधी विभव के 2 पॉइंट। दोनों पॉइंट के बीच के अंतर को डेल्टा V नॉट कह दिया। आवृत्ति के अंतर को क्या लिखना पसंद करेंगे आप? डेल्टा न्यू। नो प्रॉब्लम। एक ट्राइंगल देखो, आपका एंगल तो ये भी थीटा है ना भाई। बेटा इसमें स्लोप निकाल रहे हैं सर, झुकाव निकाल रहे हैं, प्रवणता निकाल रहे हैं, एम निकाल रहे हैं। यस, तो आपने कहा सर हमें कम आ रहा है, बिल्कुल आएगा जोर से। आप देखो एक ट्राइंगल है ABC, देखो डायग्राम में। उस ट्राइंगल में मुझे आप tan थीटा बताओ। लंब बटा आधार, लंब कौन है? AC। आधार बोलो BC। AC को क्या लिखना पसंद कर रहे हैं आप लोग? डेल्टा V नॉट। उसको क्या लिखेंगे? डेल्टा न्यू। न्यू आपने कहा सर m कैसे लिख दिया? बेटा m झुकाव होता है।
एम क्या होता है बताओ? झुकाव। चलो एक सेकंड आप वेट करें, लिखना मुझे यही था, बट इसके पहले एक छोटी सी बात लिख दूं मैं, थोड़ा सा इंतज़ार करें आप, यही लिखना है अपन को। बट आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं, इस सवाल को मैं थोड़ा सा ऐसे लिख दूं, पहले इसी फार्मूले को लिख दूं बेटा, वही आ रहा वापस में, वही पढ़ाऊँगा जो अभी मिटाया मैंने, ये इससे सेटिस्फाइड है, मल्टीप्लाई कर दिया। कुछ विद्यार्थी ध्यान दो, ये y बराबर mx प्लस सी, बेटा ये सरल रेखा का समीकरण होता है। मैथमेटिक्स के बच्चे जानते हैं, बायो वाले कम जानते हैं, बट बायो वाले टेंशन नहीं लें इसका। आपने कहा सर हम क्यों नहीं लें टेंशन? अरे ये सरल रेखा का समीकरण है, ये दिख रहा है जो। तो आप बताओ m यहाँ किसके बराबर दिख रहा है आपको, बताओ जल्दी? h अपॉन ई के। तो बेटे m बराबर आप क्या लिख सकते हैं? h अपॉन ई। m को झुकाव कहते हैं, ढाल कहते हैं, स्लोप कहते हैं, ये वाला m, h अपॉन ई। इसको सर पहले लिखना चाह रहे थे, आप स्ट्रेस नहीं ले। सी का काम तो ये पूरा कर रहा है, ये एक्स का काम नहीं कर रहा क्योंकि वेरिएबल है, चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये सारे कांस्टेंट है, सी है। एच अपॉन ई को कौन मैच कर रहा है बताओ? एम। अब इस त्रिभुज में देखो बेटा, थोड़ा सा त्रिभुज एबीसी में जो सर ने अभी मिटाया था उसको हम वापस लिख रहे हैं। बताइए मुझे, टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, आधार आधार कौन सा है? बीसी। और एक बच्चे ने कहा सर इसको एम लिख दो, तो बेटे एसी को क्या लिखना चाह रहे थे सर बताओ? डेल्टा वी नॉट। बीसी को क्या लिखना पसंद कर रहे हैं आप लोग? डेल्टा न्यू। नाउ रिलैक्स, ये भी आपका एम है माय डियर, दिस इज योर एम, ये भी आपका एम है। तो आप बताओ बेटा यहाँ भी एम है और यहाँ भी एम है, अगर मैं दोनों एम को बराबर कर दूँ तो इससे अपन एच का मान निकाल लेंगे। मैं थोड़ा इधर लिखना चाहूँगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3। बेटा 2 और 3 को सर ने बराबर कर दिया। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है आपको ये, बट कुछ नहीं ऐसा, बस। नाउ इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2nd and 3rd वी कैन राइट बोथ आर इक्वल। तो बताओ प्लांक स्थिरांक एच की वैल्यू क्या आएगी बच्चे? डेल्टा वी नॉट डिवाइडेड बाई डेल्टा न्यू मल्टीप्लाई बाई ई। बेटा यही प्लांक स्थिरांक एच का वैल्यू है। फिर सुनो मेरी बात, इसी को प्लांक स्थिरांक एच कहते हैं और प्लांक स्थिरांक की क्या है ये? वैल्यू। तो सबसे पहले प्लांक स्थिरांक एच का मान इस फार्मूले से फाइंड आउट किया था, और एच की प्रैक्टिकल वैल्यू कितनी होती है? धीरे धीरे लर्न करो, जल्दी नहीं। 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड यूनिट है बेटा इसका। ये देखो, आपने कहा सर कहाँ से है जूल सेकंड? बेटा एच का यूनिट जूल सेकंड तो अपन कहीं से भी निकाल लेते हैं, यहाँ से निकाल लो, इससे भी निकाल लेंगे, इससे कुछ अलग आएगा, इससे निकाल लो तो एच का यूनिट निकाल रहे हैं सर, तो ई अपॉन न्यू। अब बताओ न्यू तो आवृत्ति होती है, इसका यूनिट 1/सेकंड होता है। ऊर्जा का यूनिट क्या होता है? जूल। आवृत्ति का 1/सेकंड, सेकंड ऊपर चला गया, तो अब थोड़ा सा कर लेंगे आप इसको। ये आपका एक सवाल है जो नोट्स में सर ने अच्छे से लिखा है, इसको भी आप सब बच्चे रीडिंग करेंगे, ऐसा आप प्रॉमिस करते हैं, ऐसा आप सोचते हैं। बेटा अब मैं एक अंतिम सवाल से मिलाना चाहूँगा आपको, लास्ट क्वेश्चन से मिलाना चाहूँगा, इसको देख लो, ग्राफ को देख लो, एक लास्ट क्वेश्चन, फिर अगले पीरियड में अपन सारे न्यूमेरिकल बता देंगे सर आपको, सोल्ड ना अनसोल्ड। धीरे धीरे करो, और भी कोई विशेष प्रॉब्लम होगी आप बिल्कुल तैयार रहें, पूछें और सर को कहें। ये देखो, ये थोड़ा सा सवाल था, डायरेक्टली आपकी बुक में नहीं, पर इनडायरेक्टली आप पेजेस को ध्यान से पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन है बीच में अंदर बुक में। यस, क्योंकि ये चैप्टर हमारा आधा ही रह गया था। बेटा एक टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे जो आपकी बुक में अंतिम टॉपिक है, ये नए सिलेबस में, और शायद ये टॉपिक थोड़ा थोड़ा आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, मैंने ऐसा सुना है। दे ब्रॉगली, मैं मेरी तरीके से समझाऊं, दे ब्रॉगली परिकल्पना क्या है? बेटा ध्यान देना, दे ब्रॉगली परिकल्पना क्या है? ये आपकी बुक में एक नए सिलेबस में लिखा हुआ है, और यहाँ पे एक द्वैत प्रकृति की नॉलेज और होगी। बेटा द्वैत मीन्स होता डबल,
द्वैत मीन्स होता है ड्युअलिटी। तो इस टॉपिक के साथ भी आपको हमें इंट्रोडक्शन करना है। सर ने सवाल लिखा, दे ब्रॉगली परिकल्पना क्या है। बेटा दे ब्रॉगली एक साइंटिस्ट था और दे ब्रॉगली ने पूरी दुनिया में एक बहुत अच्छी बात बताई थी। अच्छी बात ये थी कि आप सब लोग समझते हैं कि एक शब्द होता है विकिरण, जिसको आप प्रकाश भी कह देते हैं, जिसको आप फोटोन भी कह देते हैं, जिसको आप लाइट भी कह देते हैं, पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। बेटा विकिरण है ना, विकिरण के गुणों का अध्ययन इस सिद्धांत की सहायता से किया जाता है। हाइगेन के कौन से सिद्धांत से बताओ? तरंग सिद्धांत से। हाइगेन कहता था कि जो प्रकाश और विकिरण होते हैं ना, वो किसके रूप में होते हैं बताओ? तरंग के रूप में। इससे आप सेटिस्फाइड हैं? एग्जाम्पल को सबसे पहले कहो कि भाई हम जानते हैं कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। प्रकाश कण के रूप में व्यवहार करता है, तरंग के रूप में भी करता है। द्वैत का मतलब होता है कि बेटा प्रकाश एक प्रकार का कण भी होता है और प्रकाश एक प्रकार का व्यवहार किसके रूप में करता है? तरंग के रूप में। इसलिए इसको द्वैत कहते हैं, ड्युअलिटी। आपने कहा सर आप तो इसकी परिकल्पना बताओ। बेटा इसकी परिकल्पना ये थी कि जिस प्रकार विकिरणों का अध्ययन तरंग सिद्धांत से किया जाता है, उसी प्रकार सभी द्रव्य कण, मैं लिखता हूँ थोड़ा सा, सभी द्रव्य कण। आपने कहा सर क्या होता है द्रव्य कण? बेटा ये होते हैं, देखो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, ड्यूट्रॉन, ये सभी द्रव्य कण कौन है? ये बताओ। सभी द्रव्य कण किसकी तरह व्यवहार करने चाहिए? तरंग की तरह व्यवहार करने चाहिए, ये स्टेटमेंट था। तरंग की तरह व्यवहार करने चाहिए, ये दे ब्रॉगली चाहता था। ये दे ब्रॉगली का स्टेटमेंट था। फिर सुनो सब बड़े आराम से। दे ब्रॉगली कहता था कि जिस प्रकार विकिरण और फोटॉन का अध्ययन किस सिद्धांत से करते हैं बताओ? तरंग सिद्धांत से। उसी प्रकार सभी द्रव्य कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा, ड्यूट्रॉन, ये भी तरंग की तरह व्यवहार करने चाहिए। इस परिकल्पना को दे ब्रॉगली की परिकल्पना कहते हैं। इस बात को दे ब्रॉगली की परिकल्पना कहते हैं। आपने का संलग्न कर लेंगे, बार बार देखो। द्वैत प्रकृति का मतलब समझ गए आप कि बेटा सभी द्रव्य कण तरंग की तरह व्यवहार करते हैं, तो उनकी प्रकृति कैसी होगी? द्वैत। द्वैत का मतलब वो कण भी होते हैं और वो तरंग भी होते हैं। धीरे धीरे सीखें, बड़े आराम से सीखें। ये देखो स्टेटमेंट लर्न करने का तरीका है कि इस परिकल्पना के अनुसार सभी द्रव्य कण तरंग की तरह व्यवहार करने चाहिए। एक लाइन जिसको ये याद हो गया, आपको बोर्ड में 1 नंबर मिल गया। ये बात पक्की है, डेफिनेटली है। यस। अब आप 1 मिनट थोड़ा सा और देखेंगे, बस 1 मिनट। बेटा मैं लिख देता हूँ। ये दे ब्रॉगली तरंगधैर्य, दे ब्रॉगली तरंगधैर्य का फार्मूला होता है H/P। P को हम लोग कहते हैं संवेग। P को क्या कहते हैं बेटा? संवेग। और आप लोग जानते हो कि किसी भी कण का संवेग क्या होता है? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। किसी भी कण के संवेग को क्या कहते हैं? द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो बताओ, ये लैम्डा बराबर आ गया हमारे पास H/P, और P को क्या लिख दूं बच्चों बताओ? mb। यस, ये आपका दे ब्रॉगली तरंगधैर्य का फार्मूला है, जो आप लर्न कर लें। और आप थोड़ा सा लर्न करना चाहें तो बेटा आपको पता है ये कि ऊर्जा E बराबर होता है P²/2m। नहीं करना वैसे ज़्यादा, ये हट गया आपके सिलेबस से। इसी साल आपके सिलेबस में नहीं लिखा दे ब्रॉगली कणों के बारे में। ये देखो, P को आप यूँ भी लिख सकते हैं। तो आप थोड़ा सा एक स्टेप और लर्न करें, इसके बाद आपको सबके तरंगधैर्य नहीं निकालने, वो हमारे सिलेबस में नहीं हैं। बस 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 ये चर्चा करना चाह रहे थे सर आपको। तो ये तो वो चैप्टर पढ़ाया सर ने जो आपके सिलेबस में अच्छे से है। बस आपके सिलेबस में इतना ही चैप्टर दे रखा है इस साल के ताज़ा वाले सिलेबस में। तो आप बिल्कुल परेशान मत होना, आराम से अच्छे से ये सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ सकते हैं, लर्न भी कर सकते हैं, और आपने कर भी लिया, ये मुझे पता है। यस, बिल्कुल कर लेंगे आप लर्न। इसके बाद सर आपको बहुत अच्छे अच्छे 2 ग्राफ और बताने वाले हैं।
बेटे चैप्टर थ्योरेटिकली ख़त्म हो गया। यस, नाउ इट इज़ टोटली फिनिश। इतना ही दे रखा है आपके सिलेबस में। आगे भी थोड़ा होता था बट वो आपके सिलेबस में से हट गया। डिवीजन जर्मर आपके सिलेबस में से हट गया बिल्कुल। बस आराम से प्लीज़ देखते रहें। अब मैं ये कहना चाह रहा था कि बेटा मुझे स्पेशल ग्राफ बताने जो आपके IITs में और नीट वगैरह में भी आ जाते हैं 2 ग्राफ, तो कौन बच्चा है जो इन स्पेशल ग्राफों को सीख पाएगा। मैं प्रश्न लगा के 2 ग्राफ सिखा रहा हूँ और आप ईमानदार बच्चों की तरह इनको ग्राफों को सीखना। मैं सारे एग्जाम्पल को रीडिंग कराऊंगा, अनसोल्ड को रीडिंग कराऊंगा, अनसोल्ड में टिक लगाऊंगा कि कौन से हैं जो सिलेबस से हटे हैं, कौन से सिलेबस में प्रेजेंट हैं, उनको मैं डिक्टेट करवा दूंगा, फार्मूलाज लिखा दूंगा। बेटा मैं ये कह रहा था कि एक प्रश्न लिख रहे हैं सर, देखो एक प्रश्न लिखूंगा मैं आपको कि प्रकाश धारा व एनोड विभव के मध्य ग्राफ बनाओ। ये देखो धीरे धीरे देखना, ग्राफ आपको समझ में आते तो क्वालिटी बच्चे कहलाएंगे। प्रकाश धारा व एनोड विभव, अब सर क्या होता है एनोड विभव? अरे यार संग्राहक प्लेट का विभव जो आप दिग परिवर्तक से नेगेटिव और पॉजिटिव देते हैं वो वाला। एनोड विभव के मध्य आरेख बनाओ। यस, ये सवाल है, इसी में 2 ग्राफ बनाएंगे। आपके IIT मेन में भी आया हुआ ग्राफ है ये तो, के मध्य ग्राफ। बस 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 तैयारी करेंगे अपन पहले। तो आपने कहा सर 2 बनाएंगे, बिल्कुल 2 बनाएंगे, दोनों एक जैसे होंगे, अच्छे से हैं दोनों एक ही जैसे, बट अंतर क्या है ये आपको और हमें सीखना मिलके। बेटा दोनों ही ग्राफ किस किस के बीच में बनते हैं? प्रकाश धारा और एनोड विभव के बीच में। एनोड विभव में संग्राहक प्लेट का विभव। चलो बेटा पहले ग्राफ में सर क्या करेंगे, बड़े प्यार से देखना बेटा, आने वाले प्रकाश की आवृत्ति को नियत करेंगे पहले ग्राफ में। सुन लो भैया, आवृत्ति क्या होगी? नियत, और तीव्रता परिवर्तित होगी। आवृत्ति तो नियत है और तीव्रता परिवर्तित है, बदलती है, यूँ कह दें। तो आपने कहा सर समझाइए हमें कैसे सीखेंगे अपन। ये देखो मतलब आने वाले प्रकाश की आवृत्ति तो नियत है परंतु तीव्रता क्या हो रही है? बदल रही है। बेटा मैं ऐसा ग्राफ बनाता हूँ, आप देखना, बड़े आराम से देखना, बिल्कुल होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है। बस बस बस, ये 0 है, इस एक्सिस पे आपको लेना है एनोड विभव, इस एक्सिस पे ले लो एनोड विभव। बस बस बस, ये देखो ये देखो ये देखो, चलेगा, रिलैक्स रिलैक्स। ये लो, आपने कहा सर ये ग्राफ निरोधी विभव से स्टार्ट होता है। ये लो, क्यों? क्योंकि निरोधी विभव पर प्रकाश धारा का मान कितना होता है? 0। तो आप मुझे बताओ, ये आपने एक ग्राफ बनाया तो आपने इस ग्राफ से ये सीखा, बताओ इस समय प्रकाश की आवृत्ति क्या है? I1। तो आपने कहा सर क्या, सॉरी तीव्रता क्या? I1। आपने कहा सर क्या मतलब है इसका? इसका मतलब आपने धातु की सतह पर 100 फोटान डाले हैं, आने वाला प्रकाश बेंग नहीं आ रहा बड़े ज़ोर ज़ोर से, जो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेगा ही करेगा। तो बताओ 100 फोटान डाले तब आपका ग्राफ ही आ गया। अब आपने फोटान की संख्या कर दी 200, इसका मतलब आने वाले प्रकाश की तीव्रता को बढ़ा दिया। अब तीव्रता कितनी होगी बच्चे? I2। बोलो बेटा, पहले तीव्रता क्या थी? I1। अब फिर तीव्रता बढ़ा दो, देखो फिर तीव्रता बढ़ा दी, ग्राफ धीरे धीरे ऊपर जाता जा रहा है। तो इसका मतलब आप ये सीखे कि सर हम तीव्रता बढ़ाते हैं, तो ध्यान से देखो आप तीव्रता धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा तीव्रता I1 है। तो बेटा एक मिनट देखना इसके रिजल्ट में क्या देख रहा है। जैसे सब तीव्रता बढ़ा रहे हैं तो प्रकाश धारा इस एक्सिस पे क्या ले रखा है आपने? तो आप बताइए तीव्रता बढ़ाएंगे तो प्रकाश धारा के मान में क्या हो रही है? वृद्धि। सबसे ज़्यादा प्रकाश धारा तो यूँ मिलेगी, न्यू बढ़ रही है प्रकाश धारा। तो ये वाली प्रकाश धारा है सबसे ज़्यादा, देखो इस एक्सिस पे है प्रकाश धारा। तो आपने ग्राफ से क्या कंक्लूजन निकाला कि जब हम प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं तो प्रकाश धारा के मान में वृद्धि होती है। बट यहाँ पे किसकी वैल्यू नियत है बताओ? आवृत्ति की वैल्यू नियत है। आप अच्छे से करो। आपने कहा सर ग्राफ यहाँ से चालू क्यों करते हैं आप लोग बार बार? बेटा यहाँ से इसलिए करते हैं ग्राफ चालू क्योंकि प्रकाश धारा का मान निरोधी विभव पे 0 होता है। 0 विभव पे प्रकाश धारा 0 नहीं होती है दोस्त, पढ़ने वाले बच्चे ध्यान दो। अरे निरोधी विभव पे प्रकाश धारा 0, इसलिए ग्राफ यहाँ से स्टार्ट किया है। और रिलैक्स,
आपने कहा सर इधर वाला ग्राफ चालू करो। बेटा यहाँ पे देखना बिल्कुल मौसम बदल गया। यहाँ पे किसको नियत करना है बताओ? तीव्रता को नियत करना है। इसका मतलब आप धातु की सतह पर बार बार 500 फोटाने डालेंगे, फोटान की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन प्रकाश अलग अलग रंग का डालेंगे। इसका मतलब कौन बदल रही है बताओ जल्दी? आवृत्ति बदल रही है, और आवृत्ति बदलेगी तो निरोधी विभव के मान में भी परिवर्तन होगा। बेटा आवृत्ति बदलेगी तो निरोधी विभव के मान में भी परिवर्तन होता है। पढ़ने वाले बच्चे की बार में लर्न करनी चाहिए इस ग्राफ को। तो सोचो आपके पास IQ होता है, बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के पास इस साल कि बहुत अच्छी परसेंटेज बनाएं, टू द पॉइंट पढ़ें। यस, ये देखो ये 0 है यहाँ पे। इधर प्रकाश धारा लेंगे बेटा, ये प्रकाश धारा है, ये वाली प्रकाश धारा। यस 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 यस, सब बच्चे पढ़ें, कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। और दोनों ब्रांचों के बच्चे अच्छे से पढ़ें। न्यूरास्थान वाले मेरे पास अलग से भी फीड है, उनका ग्रुप बना रखा है, बॉयज़ का अलग गर्ल्स का अलग। वो लोग भी मुझे बताएं कि सर इस चैप्टर में ये चीज़ हमें नहीं आई, मैं पेज में लिख के आपको सेंड करूँगा। कोई सवाल नहीं आए तो नोटअप भी करो, आप तो सब चीज़ करो इस चैप्टर की। 5-7 दिन का टाइम है, वक्त मिला तो परमाणु भी करा दूंगा आपको आने वाले टाइम में, दिवाली से पहले ही। बट एक मिनट देखना, ये प्रकाश धारा, ये एनोड विभव। यहाँ पे ग्राफ आप कंप्लीट कर चुके। अब की बार एक चीज़ समझ में आ रही है, आवृत्ति बदल रही है और निरोधी विभव आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो इसका मतलब हो गया कि ग्राफ आपने ये बनाया। बेटा एक मिनट देखना, तो आपने कहा सर ये तो निरोधी विभव है, बिल्कुल निरोधी विभव है, ऋणात्मक होता है। आप इधर भी ऋणात्मक लगाते हैं। अब आप बताओ, अब मैंने क्या किया, दोबारा भी ग्राफ बना दिया, ये लो। इसका मतलब निरोधी विभव के मान में वृद्धि हो रही है। आपने कहा सर क्यों हो रही है? बेटा सबसे पहले प्रकाश की आवृत्ति क्या थी? ν1। अब प्रकाश की आवृत्ति आपने बढ़ा के क्या कर दी? ν2। तो कौन भी बढ़ रहा है बताओ? निरोधी विभव भी बढ़ रहा है। फिर प्रकाश की आवृत्ति आपने ν3 कर दी, ये देखो अब आवृत्ति ν3 है, तो निरोधी विभव कितना हो गया? -V03। आप ऐसे मत सोचना कि सर ये 0 तो नेगेटिव साइड में तो विभव घट रहा है। नो, विभव में वृद्धि हो रही है और आवृत्ति में भी वृद्धि हो रही है। ये IIT मेन का क्वेश्चन है बेटा। उसमें ये पूछा था कि आवृत्ति बढ़ाते तो इनमें से तीनों में से कौन सा निरोधी विभव सर्वाधिक होगा, तो आप इसमें टिक लगाओगे आप, यस, या दूरी के हिसाब से टिक नहीं लगाओगे। तो ये बताओ, और यहाँ पे धारा कैसी आ रही है आपको बताओ? संतृप्त धारा। संतृप्त धारा का मतलब है कि धारा आपको फिक्स है, यहाँ से यहाँ तक इतनी मिल रही है। फिर चलो, दोनों ही ग्राफ किस किस के बीच में बना है? प्रकाश धारा और किसके बीच में? एनोड विभव के बीच में। ओके बेटा, दोनों ग्राफ अपन ने प्रकाश धारा और एनोड विभव के बीच में बनाए हैं। इस वाले ग्राफ में कौन नियत है? आवृत्ति कौन बदल रही है? तीव्रता। तीव्रता के साथ किसके मान में वृद्धि हो रही है? प्रकाश धारा देखो ऊपर जा रही है, यूँ यूँ यूँ। ये याद रखना है। दो तीव्रता का ग्राफ पूछे तो 2 का बना देना, 3 का पूछे 3 का, 3 से ज़्यादा कभी नहीं पूछेगा। इधर चलो, बोर्ड में देखना, अगर तीव्रता नियत है और कौन परिवर्तित हो रही है? आवृत्ति। बेटा आवृत्ति बदलेगी तो निरोधी विभव भी बदलेगा। बार बार आपको धारा कैसे प्राप्त हो रही है? संतृप्त धारा प्राप्त हो रही है। क्यों? क्योंकि आवृत्ति के साथ निरोधी विभव के मान में क्या कर रहे हैं आप? वृद्धि। ये देखो वृद्धि होती जा रही है। दोनों ग्राफों को समझदार बच्चों की तरह अच्छे से नोट करो, अच्छे से पढ़ो। सब चीज़ें नोट्स में लिखी है, इनको नोट्स को बारीकी से अच्छे से नोट कर लो फेयर कॉपी में। और कोई प्रॉब्लम हो आप अपने रिलेटेड सर से पूछ सकते हैं, हमसे तो आप पूछेंगे जिनको हम पढ़ाते हो बच्चे तो। यस, ये आपका एक चैप्टर था जिसको अपन क्या बोलते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव, जो फिनिश हो गया। मैं आपके सामने अभी नेक्स्ट पीरियड में सिलेबस ला के भी देख लूँगा, आपको सिलेबस पढ़ के बता दूंगा कि देखो हमारे सिलेबस में चैप्टर में ये ही था, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और मैं मेरे सामने बुक को रख के देख रहा हूँ, कोई बात तो नहीं बची है, छोटी छोटी बात कोई बची है तो वो भी मैं आपको डिक्टेट करा दूंगा। और आप अच्छे बच्चों की तरह ये चैप्टर को शानदार तैयार कर लें। मैं अगले पीरियड में आपको इसके न्यूमेरिकल, लघु, अति लघु सारे प्रश्न अच्छे से करवा दूंगा। फिर भी आपको कोई यदा कदा नहीं आए तो आप परेशान मत होना। अनसोल्ड में कौन कौन से क्वेश्चन आपके सिलेबस में बचे हैं वो मैं बता दूंगा और नए पीरियड में करवा दूंगा पूरे।
सारे नहीं करने क्योंकि आधा चैप्टर हट गया तो आधों को तो हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पीरियड में आपका केवल न्यूमेरिकल के लिए लूँगा, एक एक चीज़ बताऊँगा, लघु अति लघु आंकिक प्रश्न। ओके, तो नेक्स्ट पीरियड में चैप्टर फिनिश करेंगे अपन।